नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कानपुर मेट्रो जैसे सौगात देने के साथ कई रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, तो अब भगवा पार्टी अब पश्चिमी यूपी को साधने में जुट गई है और इसकी शुरुआत पीएम मोदी 2 जनवरी के मेरठ दौरे से होगी। आपको बता दें कि 1847 के ही क्रांति भूमि और राजनीतिक रूप से बेहद अहम मेरठ में पीएम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय की से ही कार्यक्रम की पुष्टि की गई है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जिसे सरधना और कस्बे के सलावा और कैली गांव में ही बनाया जाएगा। यहां विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं वाली देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी और सरकार को उम्मीद है कि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी यूपी के साथ ही देश के युवा खिलाड़ियों के लिए ये तोहफा होगा और इस खेल यूनिवर्सिटी में आधुनिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और कबड्डी मैदान होगा। लॉन टेनिस कोर्ट और जिम्नेजियम हॉल और इसके साथ ही स्टेडियम, स्विमिंग पूल और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि साइकिल वेलोड्रोम भी बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में क्षमता होगी। यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा चुनावी दाव जो है वो चल सकती है। यूपी में पहली बार नगर निगम के महापौरों को 25,000 और पालिका परिषद और नगर पंचायतों को अध्यक्षों को 20,000 रुपए मानदेय या भत्ते के रूप में देने की तैयारी हो रही है और इसके साथ ही नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2,000 और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1,500 रुपए प्रति बैठक देने की तैयारी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि नगर निकास विभाग ने ही इसके लिए प्रस्ताव का प्रारूप जो है उसको भी तैयार कर लिया है और उसे उच्च स्तर के मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट के पास कराया जाएगा। वाराणसी में हाल ही में मेयर काउंसिलिंग की बैठक हुई थी और इसमें देश भर के मेयर शामिल हुए थे और बैठक में उत्तर प्रदेश के मेयर ने मानदेय और फिर भत्ता देने की मांग की थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर नगर निकाय और विभाग ने ही मानदेय और भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव पर प्रारूप तैयार किया है और नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में भी की गई व्यवस्था के अनुसार बैठक के हिसाब से भत्ता देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर निकायों में ये नहीं दिया जा रहा और कुछ में स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नामात्र 300 से 500 रुपए के बीच भत्ता दिया जा रहा है। जहां नए साल 2022 के स्वागत के लिए शहर के रेस्टोरेंट और होटल मॉल पूरी तरह से सज गए हैं, वहीं वाराणसी की गलियों से लेकर सड़कों पर नए साल के स्वागत के लिए रंगोलियां बनाई जाती हैं और हर कोई नए साल की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इस साल कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने और रात कालीन कर्फ्यू का पालन कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस आज शाम से ही सड़कों पर उतर जाएगी और वहीं रात 11 बजे के बाद बिना वजह सड़कों पर दिखने वालों पर कार्रवाई भी होगी। वहीं घाटों पर भी विशेष चौकसी बरती जाएगी और वहीं अपार्टमेंट और आवासीय परिसरों के नए साल की खुशियां रात 11 बजे तक ही मना सकते हैं। इसके बाद किसी भी तरह के आयोजन पर रोक रहेगी। पुलिस के अनुसार गली मोहल्ले और कॉलोनियों में आतिशबाजी और डीजे बजाने वाले रात 10 बजे के बाद डीजे का संचालन नहीं कर सकेंगे। आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी और वहीं डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने बताया है कि रात्रि कर्फ्यू के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा और रात 11 बजे के बाद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मास्क की चेकिंग भी कराई जाएगी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, जो शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, चौराहों पर शाम 6 बजे से ही मुस्तैद रहेगी।
गृह मंत्री अमित शाह रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे की देरी से पहुंचे शाह ने राम मंदिर में वृक्षारोपण किया और इसके बाद ही उन्होंने पूजन भी किया। यहां से वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किए। इसके बाद ही आपको बता दें कि GIC ग्राउंड में ही जनसभा को संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह यहां 3 घंटे रहेंगे। कन्नौज शहर के इत्र कारोबारियों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां मिले भारी कैश के बाद अब सपा MLC इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन निवासी चिपट्टी और अयूब मिया के आवास पर ही कारखानों की IT की टीमों ने छापा मारा है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और हाल ही में उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और आज अखिलेश यादव कन्नौज में ही प्रेस वार्ता करने आ रहे थे और उनके आने से पहले शुरू हुई कार्रवाई को लेकर हलचल सी बढ़ गई है। कानपुर के इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के बाद अब पुष्पराज जैन की कस्बा हसायन में भी इत्र की फैक्ट्री पर कई टीमों ने छापेमारी कार्रवाई की है और ये टीमें कई गाड़ियों में यहां आई और कंपनी जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और ये फैक्ट्री पिछले कई साल से बंद थी। कोरोना संक्रमण का असर इस बार यूपी चुनाव पर दिखेगा। कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में भाजपा भी अब डिजिटल चुनाव प्रचार अभियान की ओर बढ़ेगी। कोविड की चुनौतियों के बीच ही पार्टी के चुनाव प्रबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम पार्टी के राज्य मुख्यालय पर कोर कमेटी संग विस्तार से चर्चा की। फीडबैक और सुझाव के लिए इस दिशा में ही कैसे आगे बढ़ा जाए, उन्होंने अवध और कानपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक में जन विश्वास यात्राओं का भी फीडबैक लिया। पार्टी के सामाजिक और अन्य सम्मेलनों को लेकर भी बात हुई है और कोर कमेटी की बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की गई और कम भीड़ वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों के अलावा डिजिटल रैलियों को भी लेकर बात हुई है और प्रचार के दूसरे और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर भी बातचीत हुई है। और फिर अवध और कानपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों मंत्री संघ बैठक में चुनावी तैयारियों पर भी बात की गई है और सभी ने जन विश्वास यात्राओं से बेहतर माहौल बनने की बात कही है। वहीं पार्टी के सभी मोर्चों द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले जातीय किसानों और युवाओं महिलाओं के सम्मेलनों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई है। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और अपना दल कमेरा वादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी पटेल ने गुरुवार को बीजेपी पर निशाना साधा। प्रतापगढ़ में नरेश उत्तम पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया और मंच पर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने नरेश उत्तम पटेल और डॉक्टर पल्लवी पटेल का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में गरीब और मजदूरों को सताया जा रहा है और महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए 2022 में समाजवादी पार्टी को मतदान करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के पारा हमीरपुर इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और कमेरावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया और दोनों ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा को वोट देने की लोगों से अपील भी की है। प्रयागराज में बड़ी वारदात हुई है और यमुना पार के कोराव थाना क्षेत्र में सोमवार की रात 3 युवकों की हत्या कर दी गई और इसमें से 2 सगे भाई थे। बेलन नदी पुल पर तीनों की एक ही स्थान पर लाश मिली है। जानकारी होने पर कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। हत्यारों का पता नहीं चल सका है। आक्रोशित परिवार के लोग और ग्रामीण पुलिस को शव को सौंपने से इनकार कर दिए हैं और उच्च अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ है। फिलहाल
सगे भाई समेत 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटवाया। साथ ही तीनों लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर साफ होगा कि युवकों की हत्या हुई है या हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि वहां पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और हत्या की तहरीर भी तीखी लिखी जा रही है। और आपको बता दें कि अब तक की जांच में पता चला है कि सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही आकाश का चाचा मौके पर पहुंचा था और उसने भतीजे का मोबाइल अपने पास रख लिया था, जिसके के बाद ही सीओ ने अपने कब्जे में लिया है। और व्यापारी के बेटे के पास पैसा कितना था और किससे लेकर आ रहे थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं घटना स्थल से कुछ दूर पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी देने के बाद लोक निर्माण विभाग ने सभी औपचारिकताओं को भी पूरा करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नामकरण वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा था। गौरतलब है कि यूपी में इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किया गया और जबकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी क्रांति का चेहरा रही रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया है। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी कहा जाता है और ऐसे में उनके नाम से रेलवे स्टेशन का नाम होना एक बड़े प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। मिर्जापुर में योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल एक युवक ने उसे पिटवाने के लिए पुलिस को फोन करने का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को फोन नहीं किया था और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वे पूरी तरह से निराधार है और साथ ही उन्होंने इन आरोपों को विरोधियों की चाल भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी टिकट के लिए उनकी छवि खराब करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोग पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही जगह सक्रिय हैं। दरअसल मिर्जापुर के लालगंज थाने क्षेत्र अंतर्गत सड़क विवाद के बाद हुई मारपीट मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था। वही युवक ने जिला कोर्ट में ही पेशी के दौरान आरोप लगाया कि उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने 3rd डिग्री देने के साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में भी डंडा से पिटाई की है। और इधर कचहरी में पेशों के दौरान ही युवक के आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।